हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबों का अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की पुस्तक विज्ञान अध्याय 1 जल और जंगल। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आप सबों को यह बताना चाहता हूं कि यह चैनल बिल्कुल मुफ्त है और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद बिहार के सरकारी विद्यालय के पढ़ने वाले उन बच्चों तक शिक्षा की ज्योति को पहुँचाना है जो सुदूर गाँव देहात में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, नेट है, पर विषयवार शिक्षक की कमी है और वो अपना समय मोबाइल पर गेम खेलकर या फिल्म देखकर व्यतीत करते हैं। शहर के बच्चों की तरह मोबाइल से पढ़ना तो चाहते हैं पर कंटेंट्स उपलब्ध नहीं है या महंगे ऐप का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और हाँ, यह ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चे ही इसे देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हों, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको इसको देखने से फ़ायदा ही मिलेगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जल और जंगल। सबसे पहले जल के बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी घर, विद्यालय अथवा अन्य स्थान पर जल की कमी महसूस की है? आपके माता पिता, शिक्षक सभी आपको जल बर्बाद नहीं करने की सलाह देते होंगे। आपने सोचा है कि क्यों हर व्यक्ति का ध्यान जल संरक्षण की ओर आकर्षित करने के लिए टीवी, अखबारों, पोस्टरों आदि की सहायता से विज्ञापन दिया जाता है। इसी क्रम में हम प्रतिवर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे विद्यालयों में जल दिवस के अवसर पर बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करवाई जाती है। यह सारे प्रयास जल के संरक्षण के लिए क्यों किए जा रहे हैं? तो इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर को देखने से शायद थोड़ा सा अंदाजा आपको जरूर लगेगा। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, धरना प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल में सामान्यतः रूप से दिखाई देती हैं। यहाँ भी जो हम तस्वीर देख रहे हैं बाईं तरफ, यहाँ भी लोग जो है पानी लेने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। सभी के हाथ में डब्बे हैं। ऐसा इसलिए कि गर्मी के समय में भौम जल स्तर जो है काफ़ी नीचे चला जाता है और मजबूरन हमें जो है म्यूनसिपैलिटी के सहारे रहना पड़ता है, जो टैंकरों में पानी भर कर लाते हैं और हमारे घर तक पहुंचाते हैं। तो जो जल हम पीते हैं या उपयोग में लाते हैं उसे हम मीठा जल अथवा मृदु जल कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी पर मात्र 3% है, जिसे यहाँ हरे रंग में दिखाया गया है, और शेष पानी जो है वो 97% समुद्र में रहता है, जो खारा है, जिसे हम पीने में उपयोग नहीं ला सकते हैं। यह 3% मृदु जल जो है उसका 69% भाग ग्लेशियर पर ध्रुवों में है। फिर 30% अंडरग्राउंड में है। मात्र 1% जो है वह हमारे आसपास पोखर, तालाब, झील और नदी में उपलब्ध है, जिसका हम उपयोग करते हैं। जल हमारी पृथ्वी पर अपने तीनों ही अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में पाए जाते हैं। बर्फ या हिम के रूप में जल ठोस अवस्था में ध्रुवों पर, पर्वतों पर, हिमनदों में पाया जाता है। द्रव के रूप में महासागरों में, झीलों में, नदियों में। इसके अतिरिक्त भूमि के अंदर भौम जल अथवा भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। जल की तीनों अवस्थाओं के सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की मात्रा स्थिर बनी रहती है। पृथ्वी की सतह से 1 मीटर अंदर से लेकर अनेक मीटर की गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है, जिसे हम भौम जल अथवा ग्राउंड वाटर कहते हैं, और उसके ऊपरी परत को भौम जल स्तर अथवा अंडरग्राउंड वाटर लेवल कहते हैं। वर्षा जल, नदियों का जल, तालाबों का जल, झीलों का जल, ये सब मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतःस्पंदन कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परत के बीच जल संचित हो जाता है।
इन भंडारों को जलभर अथवा एक्वीफर कहते हैं, जिसे हम नलकूपों द्वारा निकालते हैं। तो भौम जल पुनः पूर्ति का सबसे प्रमुख प्रक्रिया जो है वो वर्षा के जल का रिसना है। इस तस्वीर में देखें तो जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद सतह पर जब यह पानी गिरता है तो सतह से नीचे यह रिस करके नीचे वाटर टेबल तक यह पानी पहुंच जाता है। तो इस भौम जल स्तर के गिरने का प्रमुख कारण है वर्षा का कम होना, दूसरा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी होना, तीसरा जनसंख्या का वृद्धि होना, चौथा औद्योगिकरण का होना और पांचवा है पृथ्वी के आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना। हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता समान नहीं है। इसके अनेक कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण वर्षा का वितरण है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है, कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से अक्सर उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाती है, वहीं दक्षिण बिहार में कम वर्षा के कारण जल की कमी हो जाती है और सूखा पड़ जाता है। इस तस्वीर में हम देख रहे हैं बाएं तरफ जो है बाढ़ आया हुआ है और लोग जो है ऊंची स्थान पर शरण लिए हुए हैं। दूसरी तरफ जो है कई महीनों सालों से वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण यहाँ सूखा आ गया है, ज़मीन में दरारें फट गई हैं और यह किसान बैठा हुआ सोच रहा है कि वह अपनी खेती कैसे करेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं जंगल के बारे में। हमारे देश के कई भागों में घने जंगल हैं, बिहार में भी कुछ जंगल हैं। जंगलों में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास आदि पाए जाते हैं तथा कई तरह के जीव जंतु जैसे बाघ, रीछ, हिरन, बंदर, तरह तरह के पक्षी, कीट पतंगे आदि भी पाए जाते हैं। जंगलों में पाई जाने वाली वन्य संपदा और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारें इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया है। जैसे पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य जो बाघ के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। वैशाली जिले के बरेला अभयारण्य, मुंगेर जिले में भीमबंध अभयारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभयारण्य बिहार के प्रमुख जंगल हैं। हम यह जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी हो, अंततः पौधे पर ही निर्भर करते हैं। तो जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है और यह क्रम चलता रहता है। इस क्रम को ही आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास को कीट ने खाया, कीट को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया और सांप को गरुड़ ने खाया। यह एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पुनः घास को हिरन ने खाया, हिरन को बाघ ने खाया, यह भी एक दूसरा आहार श्रृंखला बनता है। इस प्रकार जंगल में जो है कई प्रकार के आहार श्रृंखला पाए जाते हैं। वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। तो इस तस्वीर में देखिए, देखने से क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? यह जंगल है, सूरज निकला हुआ है और इसमें जो है ये जंगल के जो हरे भरे पौधे हैं ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये जो है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। दूसरी तरफ हम मनुष्य अथवा जो जीव जंतु हैं ये सभी जो हैं ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इस प्रकार प्रकृति में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।